हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दृश्य एकेडमी। माई सेल्फ हर्षित गुप्ता। मैं आपकी एडीओ की जो फ्री क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पे, उस पे ग्रामीण विकास और आजीविका संबंधी योजनाओं की कक्षाएं देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन का ऐप लॉन्च हो चुका है दृश्य एकेडमी के नाम से। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लीजिए। आगे की सभी फ्री कक्षाएं आपको इसी ऐप के थ्रू मिलेंगी। यूट्यूब चैनल पे भी कक्षाएं डाली जाएंगी, मगर बाकी जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं, फ्री क्लासेस और हैं, ये दूसरे कोर्सेज हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, इन सब की जानकारी आपको ऐप के थ्रू ही मिल पाएगी। प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, दृश्य एकेडमी नाम से है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एडीओ की क्लासेस पे वापस आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी एडीओ की वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, मगर एडीओ की करीब करीब 4 से 400 पद स्वीकृत हैं वित्त विभाग के द्वारा। तो जब भी ये पद आएंगे तो 400 के आसपास की वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कम समय में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस हम पे भरोसा रखें, अपने पे आत्मविश्वास रखें और कक्षाएं रेगुलरली अटेंड करते रहें, नोट्स बनाते रहें और रिवीजन करते रहें। टेस्ट ज़रूर दें। ध्यान रखें कि आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। एडीओ की कक्षाओं में आप जैसा जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का सिलेबस ऑलरेडी चालू हो चुका है। पंचायती राज का सिलेबस की कक्षाएं भी हमारे यहाँ चल रही हैं, यूट्यूब चैनल पे भी हैं और ऐप में भी लॉन्च कर दी गई हैं। आप दोनों जगह इसको फ्री में देख सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। एडीओ की कक्षाएं में आखिरी जो 2-3 पार्ट बच जाते हैं, जिनमें से 2 पार्ट मैं ले रहा हूँ और एक लैंग्वेज का जो कोर्स है वो आपको बाद में दिया जाएगा, वो भी शुरू होगा। तो योजनाएं अर्थ संबंधी और ग्रामीण विकास संबंधी दोनों योजनाओं को आज हम डील करना शुरू करते हैं। उसके पहले आप समझ लें कि एडीओ क्या होता है, कैसे होता है, कौन होता है। एडीओ का मतलब होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। ये जो व्यक्ति होता है, ये जो पद होता है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंडर काम करता है। पंचायती राज की कक्षाएं चल रही हैं, उनमें आपने देखना होगा 3 स्तर पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, उसमें डिटेल में नहीं जाते, वो आप उन क्लासेस में अटेंड कर ही चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो एडीओ क्लास 3 ऑफिसर होता है, जो कि ज़मीनी स्तर पे जो भी सरकारी योजनाएं आई हैं उनके क्रियान्वयन का कार्य करता है। एडीओ बहुत महत्वपूर्ण पद है। ज़मीनी स्तर पे जो भी एक्चुअल काम होता है, वास्तविक जो काम होता है, वो एडीओ ही करता है। योजनाएं सरकार से बन के आती हैं और उनका क्रियान्वयन एडीओ के थ्रू ही होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये समाज की भी बहुत मदद करता है और जब आप एडीओ बन जाएंगे तो आप अपनी भी मदद कर सकते हैं। एडीओ की कक्षाओं में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये बताया गया होगा कि जो आर्थिक योजनाएं हैं, यानी कि जो आजीविका संबंधी योजनाएं हैं वो और ग्रामीण विकास से जो संबंधी योजनाएं हैं वो लगभग एक जैसी हैं, एक ही जैसी होती हैं। उनको एक साथ मिला के पढ़ना चाहिए, आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आजीविका संबंधी योजनाएं आजीविका से संबंध रखती हैं, वह अलग तरह की योजनाएं होती हैं। ग्रामीण विकास की योजनाएं ग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं उन पे ध्यान देती है। सड़क निर्माण पे, तालाब निर्माण पे, लाइटिंग पे, जल निकासी पे, स्वच्छता पे, इन सब चीज़ों पे ये चीज़ें ध्यान देती हैं। तो जब आप पढ़ाई करें तो अपने दिमाग में ये बातें बिल्कुल क्लियर रखें कि आजीविका संबंधी योजनाओं का काम ही है, उनका ऑब्जेक्टिव ही है कि वो गांव के निवासियों की जेब में पैसे डालें, उनकी आर्थिक मदद करें, उनका आर्थिक उत्थान करें, उनका खर्च करने की शक्ति बढ़ाएं, उनकी क्षमता बढ़ाएं। और जो ग्रामीण विकास से संबंधी योजनाएं हैं वो ऐसी योजनाएं हैं जो ग्राम का उत्थान करती हैं, उस एरिया का डेवलपमेंट करती हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं उस एरिया में, सड़क बनानी है, तालाब बनाने हैं, लाइटिंग करनी है, नालियाँ बनानी है, उस तरीके के कार्य होते हैं इसमें। अगर आप इनको मिक्स करके पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत उस चीज़ से नहीं होती कि आपने क्या नहीं पढ़ा, आपको दिक्कत उसी चीज़ से होगी कि आपने क्या पढ़ा और उसको कितना अलग अलग रखा। अगर आप मिक्स कर देंगे तो आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। अलग अलग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रहेंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर हम बात करें एडीओ की अभी की, तो आप जो हमारे साथ पढ़ने वाले हैं वो आजीविका संबंधी योजनाएं हैं, जिसमें करीब करीब 7 पार्ट हैं हमारे पास। अगर आपने इसका सिलेबस निकाल के देखा होगा तो आपको ये योजनाएं बिल्कुल क्लियरली अलग अलग दिखाई दी होंगी। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका बेसिक सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, हम अपने ऐप पे भी इसका PDF सिलेबस आपको देने की कोशिश करेंगे, डाल देंगे। आजीविका संबंधी योजनाओं के करीब करीब 7 पार्ट हैं। आप जानते हैं कि ये जो एडीओ का पेपर होने वाला है, ये एडीओ का जो पेपर हो रहा है, ये हो रहा है करीब 150 नंबर का, जिसमें कि है 5 पार्ट। हर पार्ट का 30 नंबर ऑलरेडी अलॉटेड है, यानी आजीविका संबंधी योजनाएं भी आपकी 30 नंबर की आएंगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं सिलेबस में दे दी गई हैं उन योजनाओं को तो पहले 100% आपको समझ लेना है, याद कर लेना है। इनसे जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक आंकड़ा, हर एक अपडेट, हर एक नियम कानून आपको बिल्कुल कंठस्थ क्लियर याद होना चाहिए, सोते जागते हर समय। इसके अलावा जो इस सिलेबस में योजनाएं नहीं दी गई हैं मगर महत्वपूर्ण हैं, सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें सिलेबस में लिख दिया है सामान्य जानकारी। इस सामान्य वर्ड को काट दीजिएगा, सामान्य जानकारी नहीं चाहिए, आपको डिटेल जानकारी चाहिए। सामान्य जानकारी से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सामान्य जानकारी हर किसी व्यक्ति को पता होती है, प्रश्न डीप में पूछे जाते हैं और वही जो 2-4 नंबर के प्रश्न होते हैं वही आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, वही आपको पद मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात का फैसला करते हैं। तो इस सामान्य वर्ड को तो सबसे पहले काट दीजिएगा। आपको जो भी पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप मान के चलिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपका पेपर नहीं निकलने वाला। कितनी भी मेहनत कर लें वो उस लायक नहीं होगी। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपके सामने वाला उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। मेहनत में कमी ना रखें, मेहनत करते रहें। वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। इसमें अगर हम आपको बताएं तो सिलेबस में जो लिखा है वो लिखा है भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। पहला पार्ट जो इसका दिया गया है सिलेबस के अनुसार भारतीय कृषि, हम सिर्फ कृषि लिख के भी शुरू कर सकते हैं, और अर्थव्यवस्था में उसका प्रभाव। ये जो प्रभाव है ये हमको बेसिकली देखना है ग्रामीण क्षेत्रों में, या इसकी क्या भूमिका है ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, मशीनीकरण, कृषि का मशीनीकरण, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, और भी टॉपिक्स हैं इसमें, पशुपालन वगैरह। वो हम आगे जाके डिटेल में एक एक टॉपिक को लेंगे और उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आपको सिलेबस क्लियर करना है तो उसमें दूसरा चीज़ है जो कि
यहाँ पे भी दी गई है और दूसरे पार्ट में भी दी गई है, वो है मनरेगा। ये मनरेगा कब शुरू हुआ, पहले इसका क्या नाम था, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसको चलाता है, इसमें क्या केंद्र सरकार का कोई रोल है, क्या राज्य सरकार का कोई रोल है, कौन कितने पैसे देता है, कौन इसके पात्र हैं, सारी चीज़ें, करंट का डाटा क्या है। जैसे अभी लेटेस्ट जो डेटा आया है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये देश में मनरेगा में सबसे कम वेतन देने वाले 2 राज्य हैं। 1 अप्रैल से जो ये राज्य पैसे दे रहे हैं ये करीब 221 रुपये के आसपास है, पहले 204 रुपये था। ये बेसिक डेटा है जो आपको याद होने चाहिए। हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे कि आपको याद रहे। सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला राज्य अभी हरियाणा है, 350 के करीब देता है वो। हमारा राज्य सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे कम दे रहा है इस क्षेत्र में, 221 रुपये ही दे रहा है प्रतिदिन। मनरेगा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इसमें काफ़ी पिछड़े हुए हैं फ़िलहाल, अगर पैसों की दृष्टि से देखा जाए तो। इसके बाद अगर हमको लोगों का आर्थिक उत्थान करना है, आजीविका संबंधी उत्थान करना है, तो एक चीज़ जो बहुत आसानी से उत्थान कर सकती है लोगों का, वो है उद्योग। और हम ग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ आएगा ग्राम उद्योग। ग्राम उद्योग को पढ़ेंगे हम, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें ग्राम उद्योग में इंक्लूड होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती हैं, प्रसंस्करण केंद्र है, कौन कौन सी चीज़ों पे प्रोसेसिंग हम बना रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, इसका करंट का डेटा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर ग्राम उद्योग डाले जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास इतने पैसे हों कि वो ग्राम उद्योग डाल सके। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के समूह के पास इतने पैसे हों कि वो मिलजुल के एक छोटा ग्राम उद्योग या कोई भी तरह का काम कर सकें। तो ग्राम उद्योग के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्व सहायता समूह। ग्राम उद्योग के बाद अगला टॉपिक स्व सहायता समूह है। इसमें भी हमको ये देखना है कि स्व सहायता समूह कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं, उसकी सदस्यता लेने के लिए क्या पात्रता है, नियम है, कानून है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कौन उसकी नोडल एजेंसी, क्या चीज़ उसको सपोर्ट करती है, किसके अंडर आते हैं ये ग्राम समूह, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें अभी का करंट डेटा भी पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद जब आपने कोई चीज़ बना ली, कृषि अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव डालती है हमने देख लिया। उसके बाद हमको पता चला कि हमारे जो कृषि है वो पूरे साल भर की नहीं है, कुछ समय हमारे लोग बेरोजगार रहते हैं, तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी के लिए हमने मनरेगा शुरू कर दिया। मनरेगा से भी सबको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे थे तो हमने ग्राम उद्योग लगा दिए। फिर हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ग्राम उद्योग भी लगा सकें, तो हमने उनका समूह बना के, स्व सहायता समूह बना के उनकी मदद करने की कोशिश की। ये 3-4 चीज़ें करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो इस गड़बड़ को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रबंधन। इन योजनाओं का प्रबंधन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। योजनाओं का प्रबंधन आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए हमको ये प्रबंधन भी अलग से पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। जब हमने ये सब कुछ कर लिया तो अगर इससे कोई प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को अगर आप अपने पास रखे रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस प्रोडक्ट को आपको बेचना पड़ेगा। बेचेंगे कहाँ पे आप? हमारे 6वें पॉइंट पे। 6वां पॉइंट क्या है? बाजार। जब आप बाजार जाएंगे तो आप देखेंगे अलग अलग तरह का बाजार होता है। आपके मोहल्ले में कहीं पे कोई दुकान लगती होगी, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दुकानों का एक समूह होगा, कॉम्प्लेक्स जैसा होगा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक बड़ा सा मॉल होगा,
तो बाजार के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, उसकी क्या क्या व्यवस्था होती है वो भी हम देखेंगे, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। अब इन सब चीज़ों को अगर हम कृषि में इंक्लूड कर लेते हैं तो इस सब में हमने अभी एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जो कि कृषि का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है पशु। तो हम देखेंगे पशुपालन। पशुपालन देखने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम गाय भैंस कैसे पालते हैं, हमको सिर्फ ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि हम जो पशुपालन कर रहे हैं उससे जो हमारे पास उत्पाद बन रहे हैं उनको हम कैसे बना सकते हैं बेहतर तरीके से, कम खर्च में, या उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी अर्थव्यवस्था पे, या उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी आजीविका पे। तो पशुपालन भी एक इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इन सब चीज़ों में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो प्रबंधन वाला टॉपिक है इसमें आपने एक चीज़ और जोड़नी है, वो है बैंकों की भूमिका। इसके साथ अगर हम बैंकों की भूमिका जोड़ लेंगे तो हमारा ये आजीविका संबंधी योजनाओं वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसमें कोई भी पार्ट छोड़ते हैं तो हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए। अगर हम ये सारी चीज़ें इसी तरह से फ्लो चार्ट की तरह आराम से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपको अभी याद नहीं हुआ तो कोशिश कीजिए कि आप फिर से एक बार इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, रिप्ले करके देख लें, आपको याद हो जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको उसका सिलेबस याद होना ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो एक एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है सिलेबस में दिया गया, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं। फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है? फ्लैगशिप का मतलब होता है इम्पोर्टेंट योजनाएं जिनको सरकार मेजर मान के चल रही है, उनको आगे रख के चल रही है, पहले प्राथमिकता उन्हीं योजनाओं को दी जा रही है। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं। इसमें भी कुछ योजनाएं आपको स्पेसिफाई कर दी गई हैं, उन योजनाओं को तो हमको 100% पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी चीज़ों को भी हम देखेंगे। इन योजनाओं को आपको 100% याद रखना चाहिए। इसमें पहला तो जो टॉपिक दिया गया है सिलेबस में वो यही दे दिया गया, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना है। इसके अंतर्गत आपको देखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, मतलब पात्रता क्या है, उसको क्या शामिल किया जा सकता है या नहीं, और जो पात्र हैं उनको इस योजना में शामिल होने से क्या लाभ मिलने वाला है। ये 3 चीज़ देखने से हमारा इसका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। इसका दूसरा पार्ट है ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सामान्य या संक्षिप्त वर्ड को काट दीजिए, आपको डिटेल जानकारी ही जाननी है। इसमें कुछ जानकारियाँ दे दी गई, मतलब स्कीम्स दे दी गई हैं, जैसे महात्मा गांधी मनरेगा वगैरह, इंदिरा गांधी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, और भी स्कीम्स दी गई हैं। वो 7-8 स्कीम को तो आपको डिटेल में पढ़ना ही है। उसके अलावा भी और स्कीम है जिनको हम डील करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें भी हमको ऑडिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका तीसरा पार्ट हो जाएगा अंकेक्षण, ऑडिट। पहला पार्ट इसकी बेसिक जानकारी, दूसरा पार्ट फ्लैगशिप योजना, तीसरा पार्ट हो जाता है ऑडिट। ऑडिट करने के बाद हमको जो चौथा पार्ट बचता है, इसमें भी वो वही है जो वहाँ पे था, मोर और लेस सेम है, बैंकों की भूमिका। मगर अलग अलग स्कीम में बैंकों की भूमिका भी अलग अलग है, तो वह हमारी स्कीम के हिसाब से पढ़ेंगे।
इसमें जो चौथा पॉइंट है वो भी बैंकों की भूमिका ही है। बैंकों की भूमिका होने के बाद दो चीज़ें बचती हैं जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, और हमारी खेती क्योंकि वर्षा पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जल। हमारे पास 12 महीने वाली नदियाँ नहीं हैं, हिमालय नदियाँ नहीं है हमारे पास, बारिश की नदियाँ हैं। तो जल का प्रबंधन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि हमारे किसानों या हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जल प्रबंधन का क्या महत्व है, और जल प्रबंधन हम कैसे कैसे कर रहे हैं, इसकी क्या क्या योजनाएं हैं जल प्रबंधन की, जो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जल प्रबंधन टॉपिक भी। इसके अलावा इसमें जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो गांव में कम इस्तेमाल होता है मगर जिसका इस्तेमाल गांव में ज़्यादा होना चाहिए, जो कि एक हथियार भी है, वो है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये टॉपिक भी इसी के अंतर्गत दे दिया गया है, मगर इसको हम अलग से डील करेंगे, योजनाओं को अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम RTI को अलग से डील करेंगे। इसकी क्लासेस भी होंगी, बट वो भी मैं ही लूँगा और अलग से होंगी। जब हम ये दोनों चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा 60 नंबर का सिलेबस ADO का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 60 नंबर चाहते हैं ADO में तो योजनाओं पे ध्यान दें, जो नई योजनाएं लॉन्च हो रही हैं उन पे ध्यान दें, याद करें उन्हें, हमारे साथ जुड़े, हम आपको खोज के बता देंगे कहाँ पे क्या है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बस हमारी क्लास अटेंड करते रहें, रेगुलर क्लासेस चालू हो गई हैं, आप आराम से उन्हें अटेंड करें, घर में बार बार चीज़ों को रिवाइज करें। अगले क्लास से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, मगर अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट की या जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको काम कहाँ करना है, आपको काम करना है वहाँ पे ग्राम में। ग्राम क्या होता है, ग्राम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्राम की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? ग्राम की डेफिनेशन दी गई है सेंसस 2011 में। सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है, 2021 में होना चाहिए था मगर कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया। तो हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है वो 2011 का डेटा अवेलेबल है। 2011 के डेटा के हिसाब से जो डेफिनेशन सेंसस में दी गई है उसको अगर हम देखते हैं तो किसी भी जगह को ग्राम कहने के लिए उसमें 3 विशेषताएं होना ज़रूरी है। पहली विशेषता उसकी जनसंख्या, दूसरी विशेषता उसकी कार्यशील जनसंख्या, और तीसरी विशेषता है उसका जन घनत्व। जनसंख्या किसे कहते हैं? शून्य से जो भी अधिकतम उम्र का जीवित व्यक्ति है उसे हम जनसंख्या में काउंट कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति जीवित है, चाहे वो अभी जस्ट पैदा हुआ हो या चाहे वो 100 साल, 110 साल, 115 साल का हो, चल ना पाता हो, सिर्फ बिस्तर पे पड़ा हो मगर जीवित हो, तो उसे हम जनसंख्या में काउंट करेंगे। तो किसी जगह को ग्राम कहने के लिए उसकी जनसंख्या जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5000 से कम। 5000 या उससे अधिक होने पे उसको ग्राम नहीं कहा जाता। 5000 से कम जनसंख्या होने पे ही वो क्षेत्र ग्राम कहलाने की पहली शर्त पूरी करता है।
दूसरी शर्त क्या है? कार्यशील जनसंख्या। अब जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या में क्या अंतर होता है? जनसंख्या होती है 0 से अधिकतम आयु का कोई भी व्यक्ति, और कार्यशील जनसंख्या होती है जिन व्यक्तियों को कानून में कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे संविधान के अनुसार 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे काम नहीं कर सकते, तो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे कार्यशील जनसंख्या में शामिल नहीं होंगे। एक दूसरी चीज है कि ये तो भैया यहाँ से ऊपर वाला फिर हर व्यक्ति काउंट हो जाएगा। मान लीजिए 15 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है, वो 100 साल का है मान लीजिए, तो क्या ये 100 साल वाले व्यक्ति कार्यशील जनसंख्या में काउंट होंगे? ये 100 साल वाले व्यक्ति कार्यशील जनसंख्या में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज है जिसे हम कहते हैं रिटायरमेंट। उस एज के बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, या सरकार ऐसा मान लेती कि उस एज के बाद आप काम नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ वो एज क्या है? कहीं कहीं पे वो एज है 60, कहीं पे है वो 62, कहीं पे है वो 65। तो अगर हम कार्यशील जनसंख्या निकालें तो 15 से 60 वर्ष आएगी, 15 से 62 वर्ष आएगी, या 15 से 65 वर्ष आएगी। हम मैक्सिमम को लेके चलते हैं, तो 15 से 65 वर्ष, यानी कार्यशील जनसंख्या हमारे यहाँ 15 से 65 वर्ष के लोगों को कहा जाता है। इसके बाहर चाहे वो इससे कम हो या फिर वो इससे ज़्यादा हो, उन दोनों को ही काउंट नहीं किया जाएगा। 15 से 65 वर्ष के लोग ही कार्यशील जनसंख्या में काउंट होते हैं। तो ये जो कार्यशील जनसंख्या है, इस जनसंख्या का अगर 75% कृषि कार्य में संलग्न है, तभी हम उसको मानेंगे कि वह कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा है। और अगर कार्यशील जनसंख्या का 75% भाग कृषि कार्य में संलग्न है, तो वो दूसरी शर्त पूरी करता है ग्राम की। अगर किसी जनसंख्या का 75% भाग से कम कृषि कार्य में संलग्न हो, तो वो ग्राम की शर्त में शामिल नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास दो आंकड़े हो गए। एक तो हमारे पास 5000 से कम की जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरा हमारी कार्यशील आबादी जो है उसका 75% जो है वो कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। इसमें एक छोटा सा बात और है जिसको आप नोट लगा के लिख लें, याद रखें और कभी ना भूलें। ये जो 75% आबादी है, इसका 25% पुरुष जनसंख्या होना आवश्यक है। अगर इसका 25% भाग, इस 75% का 25% भाग पुरुष जनसंख्या नहीं है, तो भी वो जगह ग्राम कहलाने के योग्य नहीं है। अगर मान लीजिए एक जगह की जनसंख्या 100 लोगों की है, उसमें से 75 महिलाएं हैं और 25 पुरुष हैं, और वो 25 पुरुष कृषि कार्य में संलग्न ना होकर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या काम नहीं करते हैं, तो उस जनसंख्या को 5000 से कम होने के बावजूद कृषि कार्य में जो बाकी की 75 महिलाएं हैं, वो कृषि कार्य में संलग्न होने के बावजूद उस जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या या ग्राम का क्षेत्र नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो पुरुष हैं वो या तो काम नहीं कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं कृषि कार्य को छोड़ के। तो अगर हमको किसी जगह को ग्राम का दर्जा देना है, तो वहाँ पे 75%
कार्यशील आबादी का 25% पुरुष होना आवश्यक है। ये दो चीजें पूरी होने के बाद जो तीसरी चीज है वो है जन घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी। अगर हम 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का एक स्क्वायर लें, ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे। ये जो लोग हैं ये 400 से अधिक नहीं होने चाहिए, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसे 400 से कम ही होना चाहिए। अगर किसी जगह का जन घनत्व 400 से कम है और उसकी आबादी 5000 से कम है, प्लस ये जो आबादी में कार्यशील आबादी है, कार्यशील आबादी उसके 75% लोगों में कृषि कार्य में संलग्न है, जिनमें 25% पुरुष भी हैं। जब ये सारी चीजें पूरी होंगी तभी हम उस जगह को ग्राम कहेंगे, और इसी जगह पे एडीओ काम करते हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि ग्राम किसे कहते हैं। अब हम कल ये देखेंगे कि ग्राम का विकास कैसे करते हैं। अभी के लिए आज इतना ही करते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करते। कल से हम एक एक योजना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक क्लास में एक योजना को ख़त्म कर दें, ताकि आपके लिए बाद में रिवीजन करने में इजी हो, आपको हम बाद में उसको चेक कर सकें। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप प्लीज़ हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी जो आपको अभी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल पा रही हैं। लाइव क्लासेस का भी उसमें ऑप्शन आने वाला है, उसमें टेस्ट सीरीज़ भी शुरू होने वाली है। तो दृश्य एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।